नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास सफेद खून पार्ट 5। अगली सुबह जॉन पी अलेक्जेंडर मेरे फ्लैट पर पहुंच गया। वेलकम, मैं बोला। उसने खामोशी से मेरे फ्लैट में कदम रखा। तुम जरा बैठो, मैं बोला। मैं अभी आया। किधर जाने का है? वह बोला। ज्यादा दूर नहीं, जरा नीचे तक, यह तस्दीक करने के लिए कि तुम अकेले आए हो। अबे छोकरे, किसी का विश्वास करना सीख। सीखूंगा, सीखने के लिए अभी सारी उम्र पड़ी है। मैंने नीचे का चक्कर लगाया। नीचे ड्राइवर तक नहीं था। वह अपनी इम्पाला खुद चलाकर आया था। मैं वापस लौटा। एक बात बताओ, मैं बोला। क्या? अलेक्जेंडर बेसब्रेपन से बोला। तुम्हारी लेजर ओब्रॉय के हाथ कैसे पड़ गई? अब उनका एक बहुत भरोसे का आदमी अब उनको धोखा दिएला था। वह लेजर की बाबत खबर रखेला था। उसने लेजर चोरी करके ओब्रॉय को बेच दी। वह आदमी अब कहाँ है? वहीं जहां ऐसे धोखेबाज आदमी को होना चाहिए। कहाँ? जहन्नुम में। ओब्रॉय के कत्ल की खबर तुम्हें इतनी जल्दी कैसे लग गई कि तुमने आनन फानन चौधरी को उसकी स्टडी की तलाशी लेने भेज दिया? वजह वो नहीं जो तू सोचेला है। अपुन का ओब्रॉय के कत्ल से कोई वास्ता नहीं। तो फिर पुलिस में अपुन का एक सोर्स है, उसी ने फोन पर बताया था। लेकिन कोहली, अपुन इधर तेरी इंक्वायरी के लिए नहीं आएला है, लेजर के लिए आएला है। लेजर निकाल, पहले मान निकालो। उसने 100 के नोटों की 5 गड्डी मेरे सामने फेंकी। मैंने जेब से लेजर बुक निकालकर उसकी तरफ उछालती और नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके बाद वही हुआ जिसके होने की मुझे उम्मीद थी। अलेक्जेंडर के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। खबरदार, वह बोला। मैं ठिठक गया। छोकरे, तूने वाकई सोच लिया था कि तू अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल कर सकता था? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं धैर्यपूर्ण स्वर में बोला। मैं माल की कीमत हासिल कर रहा हूँ। जो माल तेरा नहीं तो उसकी कीमत कैसे हासिल करेला है? उसने नोट उठा लिए। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो? ऐसा समझना चाहता है तो ऐसा समझ ले। मैंने तो समझ लिया, अब तुम भी समझ लो। क्या? कि डबल क्रॉस करने वाले को भी डबल क्रॉस किया जा सकता है। मतलब इस लेजर बुक के हर वर्ग की फोटोकॉपी सब इंस्पेक्टर यादव के पास पहुंच चुकी है। उसके नेत्र फैल गए, फिर उनमें शोले धधकने लगे। उसने कहर भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। हरामजादे, वह दांत पीसता हुआ बोला। हरामजादे! गोली चलाने की जगह उसने रिवॉल्वर को मेरी कनपट्टी पर दे मारने की कोशिश की। मैंने झुकाई देकर वार बचाया और अपने दाएं हाथ का प्रचंड घूंसा उसके जबड़े पर रसीद किया। मेरे दूसरे हाथ का घूंसा उसके पेट में पड़ा। वह पीछे को लड़खड़ाया। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने उस पर कई वार कर दिए। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई और वह मेरे सोफे पर जाकर ऐसा गिरा कि फिर न उठा। मैंने फर्श पर से उसकी रिवॉल्वर उठाई। मैंने उसमें से गोलियां निकाल ली और रिवॉल्वर उसके सामने मेज पर रख दी। फिर मैंने उसकी जेब में से लेजर और 50,000 के नोट निकाले। नोटों में से पहले मेरा इरादा सिर्फ अपने 22,000 रुपये वापस हासिल करने का था, लेकिन फिर मैंने वे सभी नोट अपने अधिकार में कर लिए। मैं उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। कोई और 2 मिनट बाद वह होश में आया। अपने आप को सोफे पर गिरा पड़ा पाकर वह हड़बड़ाकर सीधा हुआ। फिर सामने पड़ी रिवॉल्वर पर झपटा। खाली है, मैं उसे गोलियां दिखाता हुआ बोला। रिवॉल्वर उसने फिर भी उठाकर पतलून की बेल्ट में खोस ली। फिर उसने अपनी जेबें टटोलनी आरंभ की। 50,000 रुपये मैंने तुम्हारी जेब से निकाल लिए हैं। इनमें से 22,000 रुपये तो मेरे ही हैं। बाकी के 28,000 रुपये मेरी रकम का ब्याज और उस मार का खामियाजा समझकर मैंने अपने पास रख लिए हैं, जो कि मैंने तुम्हारे आदमियों से खाई है। हरामजादे! वह सांप की तरह फुफकारा। वो तो मैं हूं ही, इसमें नई बात क्या बता रहे हो तुम मुझे? वह उठकर खड़ा हुआ। अब जाते जाते यह तो कबूल कर जाओ कि तीनों कत्ल तुमने किए हैं। अपुन कोई कत्ल नहीं करेला है। इस बार वह अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोला। तो करवाए होंगे? नहीं, अपुन का किसी कत्ल से कोई वास्ता नहीं। जो मर्जी कहो, तुमसे सच कबुलवाना मेरा काम नहीं। यही सच है। उसके स्वर में संजीदगी का पुट था।
मुझे अब कमला ओबरॉय की और ज़्यादा फिक्र होने लगी। फिर वही मुझे हत्यारी लगने लगी। अब फुटो यहाँ से। लेज़र किधर है? वो अब तुम्हारी किसी काम की नहीं, इसलिए लेज़र लेज़र भजना छोड़ दो अब सिकंदर दादा। लेज़र की कॉपी तो पुलिस को दे रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे डबल क्रॉस करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें डबल क्रॉस किया। तेरी खैर नहीं। अब तो अपनी खैर मना ले सिकंदर महान। वह फिर न बोला। नफरत से धधकती उसकी आंखें वैसे ही बहुत कुछ कह रही थी। 11 बजे मेरी यादव से मुलाकात हुई। मैंने उसे लेज़र बुक सौंप दी। अब अलेक्जेंडर को गिरफ्तार समझो, मैं बोला। वो किस लिए? यादव बोला। वो किस लिए? मैं हैरानी से बोला। भाई, यह लेज़र बुक उसके खिलाफ सबूत है। किस बात का? कत्ल का। और किस बात का? ओबरॉय इस लेज़र बुक की बिना पर अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं कर रहा था। कौन कहता है? अलेक्जेंडर कहता है। और तुम्हें उसकी बात का विश्वास है? हाँ, इसलिए विश्वास है क्योंकि यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि तीनों में से कोई भी कत्ल उसने नहीं किया है। कैसे साबित हो चुकी है? तफ्तीश से साबित हो चुकी है। और कैसे साबित हो चुकी है? मैं इस बात की पक्की तस्दीक कर चुका हूँ कि तीनों ही हत्याओं के वक्त अलेक्जेंडर घटना स्थल से बहुत दूर कहीं था, यानी कि यह लेज़र बुक किसी कत्ल का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए ब्लैकमेल का खतरा अलेक्जेंडर को नहीं, ओबरॉय को था। इसलिए उसने किसी प्रकार अलेक्जेंडर की यह लेज़र बुक चुरा ली थी ताकि इसकी धमकी से वह अलेक्जेंडर को उसे ब्लैकमेल करने से रोक सकता। ओबरॉय को किस बिना पर ब्लैकमेल किया जा सकता था? चरस और अफीम की स्मगलिंग की बिना पर। वह अपनी कारों में ये चीजें छुपाकर बंबई पहुंचाया करता था। ओबरॉय जो इतना रईस बना हुआ था, वह सेकंड हैंड कारें बेच बेचकर नहीं बना हुआ था। स्मगलिंग से वह रईस बना था और यह बात अलेक्जेंडर को मालूम हो गई थी। वह अपनी जुबान बंद रखने की कीमत चाहता था। ओबरॉय को ऐसी मुसलसल ब्लैकमेल में फंसना गवारा नहीं था। फिर किसी प्रकार उसे अलेक्जेंडर की डायरी की खबर लग गई और वह उसे हासिल करने में कामयाब हो गया। उस डायरी की वजह से ही वह अलेक्जेंडर की ब्लैकमेलिंग का शिकार होने से बचा। यह स्मगलिंग वाली बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? अलेक्जेंडर ने बताई। बात की सच्चाई को परख लिया तुमने? न सिर्फ परख लिया, बल्कि परख कर उस पर अमल भी कर लिया। मतलब यह है कि अफीम और चरस की स्मगलिंग के रैकेट में शरीक ओबरॉय के 4 साथी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अफीम और चरस का एक तगड़ा स्टॉक ओबरॉय मोटर्स के ऑफिस से बरामद भी हो चुका है। कमाल है। यादव बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अलेक्जेंडर ने यह बात तुम्हें क्यों बताई? मैंने पूछा। पुलिस को सहयोग की भावना से बताई। और क्यों बताई? नॉनसेंस। किसी भी वजह से बताई, बहरहाल बताई। उसे गिरफ्तार तो तुम्हें फिर भी करना चाहिए। फिर भी क्यों? इस लेज़र बुक में निहित जानकारी की बिना पर काला धन छुपाने का, इनकम टैक्स इन्वेजन का केस तो उस पर फिर भी बनता है। वह कत्ल जितना बड़ा अपराध नहीं, लेकिन केस तो बनता है। गिरफ्तारी के काबिल नहीं। गिरफ्तारी हो भी तो ऐसे केस में 30 मिनट में जमानत हो जाती है, एंटीसिपेटरी बेल तक हासिल हो जाती है। अब मुझे अपनी फिक्र सताने लगी। मैंने अलेक्जेंडर जैसे दादा पर हाथ उठाया था। मैं उसकी फौरन गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहा था। अब उसका आज़ाद रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। यादव साहब, मैं चिंतित स्वर में बोला, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम अलेक्जेंडर को गिरफ्तार करने के ख्वाहिशमंद नहीं। मैं कत्ल की तफ्तीश करने वाला सब इंस्पेक्टर हूँ। वह लापरवाही से बोला। कत्ल की बिना पर मैं उसे गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन कत्ल उसने नहीं किए। अगर कोई और अपराध उसने किया है तो उसकी तफ्तीश पुलिस का दूसरा महकमा करेगा। लेकिन और कत्ल का केस क्लोज हो चुका है। क्लोज हो चुका है? कैसे क्लोज हो चुका है? वैसे ही जैसे होता है जब अपराधी गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस तफ्तीश के लिहाज से केस क्लोज मान लिया जाता है। अपराधी गिरफ्तार हो चुका है? हाँ। कब का? कौन है अपराधी? जैसे तुम जानते नहीं। पहेलियां मत बुझाओ। किसे गिरफ्तार किया है तुमने? मिसेस कमला ओबरॉय को। वह गिरफ्तार है? हाँ, आज सुबह सवेरे मैंने उसे उसकी कोठी पर गिरफ्तार किया था। उस पर चार्ज लगाकर
उसे कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है और उससे पूछताछ के लिए 6 दिन का रिमांड भी हासिल किया जा चुका है। बड़े फुर्तीले निकले यादव साहब। वह मुस्कुराया। तो आपकी तफ्तीश यह कहती है कि तीनों कत्ल कमला ने किए हैं? हाँ। इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि वह चौधरी के कत्ल के वक्त वकील बलराज सोनी के फ्लैट पर थी? वह वहां 3 बजे पहुंची थी। चौधरी का कत्ल इस वक्त से पहले हो चुका था। अपनी कोठी से वह 2 बजे निकली थी। चौधरी का कत्ल करके 3 बजे तक बड़े आराम से बलराज सोनी के यहाँ पहुंच सकती थी। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे उस अनोखे हैंडल वाले चाकू से उसके हाथ में पंक्चर के निशान क्यों नहीं बने थे? तो इसका बड़ा सीधा और सिंपल जवाब यह है कि वह दस्ताने पहने थी। ड्राइविंग के वक्त दस्ताने तो वह पहनती है। उन्हीं दस्तानों को पहने पहने उसने चाकू चलाया होगा। जूही चावला की कोठी से वह वकील बलराज सोनी के साथ रवाना हुई थी। मैंने नया ऐतराज किया। अब तुम क्या यह कहना चाहते हो कि उसने कत्ल में वे दोनों शामिल थे? नहीं, वह बड़े इत्मीनान से बोला। तो कत्ल के लिए वह वापस लौटी थी। उसने जानबूझकर बलराज सोनी को रास्ते में अपनी कार में से उतार दिया था ताकि वह वापस जाकर जूही चावला का कत्ल कर सके। वह यूं वापस लौटी होती तो जूही चावला के बंगले की निगरानी करते मेरे आदमी को वह दिखाई दी होती। शायद दिखाई दी हो। मतलब पांडे तुम्हारा आदमी है, कमला ओबरॉय तुम्हारी क्लाइंट है। अगर तुम्हें पांडे की कोई बात कमला के खिलाफ जाती दिखाई देगी तो तुम क्या करोगे? ओह, तो तुम समझ रहे हो कि पांडे को मैंने पट्टी पढ़ाई है कि वह कमला से ताल्लुक रखती ऐसी किसी बात को छुपा कर रखे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वह बड़ी मासूमियत से बोला। कमला ने अपना अपराध कबूल कर लिया है? अभी नहीं किया है, लेकिन करेगी, जरूर करेगी। क्यों नहीं करेगी? किए बिना कैसे बात बनेगी? इसीलिए तो हमने 6 दिन का रिमांड हासिल किया है। यानी कि तुम उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके जबरन उससे उसका अपराध कबूल करवाओगे? वह जो करेगी अपनी मर्जी से करेगी। वह बेगुनाह है। हर अपराधी यही कहता है। और तुम्हारा अलेक्जेंडर की तरफ से एकदम उदासीन हो जाना मुझे एक बहुत खतरनाक बात सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या? वह आंखें निकाल कर बोला। मुझे जवाब देने का अवसर न मिला। तभी एक हवलदार यादव के समीप पहुंचा और उसने झुककर यादव के कान में कुछ कहा। यादव फौरन उठकर खड़ा हो गया। साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ, वह हवलदार से बोला। साहब को बाहर का रास्ता मालूम है, मैं उठता हुआ बोला। मैं हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकला। पार्किंग की इमारत में मुझे अलेक्जेंडर की इम्पाला खड़ी दिखाई थी। मैं सोचने लगा, अलेक्जेंडर वहां क्या करने आया था? मैंने अपने ताबूत की एक कील सुलगाई और खंबे की ओट लेकर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद अलेक्जेंडर हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुझे बड़े संतोष और इत्मीनान के भाव दिखाई दिए। वह कार में आकर बैठा तो मैं खंबे की ओर से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो, मैं बोला। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर वह मुस्कुराया। कहीं जाने का है? वह बोला। तो इधर गाड़ी में आ जा, ड्रॉप कर देगा। कहाँ ड्रॉप कर दोगे? यमुना में? वह हंसा। सौदा हो गया यादव से? मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। लेजर बुक खरीद ली? हाँ, खरीद ली। वह बड़े इत्मीनान से बोला। और उसकी वो जेरोक्स कापियां भी जो तू कल यादव को दिएला था। देख। उसने जेब से निकालकर मुझे लाल जिल्द वाली लेजर बुक और जेरोक्स कॉपियां दिखाई। मेरा खून खौल गया। मेरा जी चाहने लगा कि मैं अभी भीतर हेडक्वार्टर में वापस जाऊं और जाकर यादव का गला घोट दूं। कितना रोकड़ा दिया? मैंने पूछा। जितना तेरे को देने का था, उससे 50,000 रुपया कम। यानी कि यादव को भी रिवॉल्वर दिखाकर डायरी उससे जबरन झटक कर लाए हो? नहीं, अपन उससे डायरी का जो सौदा किएला है वो रोकड़े से ज्यादा कीमती है। अपन की वजह से यादव स्मगलरों की उस गैंग का पर्दाफाश किएला है जिसका सरगना ओबरॉय था। यादव 4 आदमी गिरफ्तार किएला है और कई किलो अफीम और चरस बरामद किएला है। यह उसका ज्यादा बड़ा इनाम है। यह डायरी की ज्यादा बड़ी कीमत है। यह एक इतना बड़ा केस पकड़ने से उसकी प्रमोशन पक्की हो गई है। वो इसी महीने इंस्पेक्टर बन जाने का है। क्या?
मैं चुप रहा और छोकरे, एकाएक उसका स्वर बेहद हिंसक हो उठा। खुशकिस्मत समझ अपने आप को कि अलेक्जेंडर पर हाथ उठाने के बाद भी, उसका माल पीटने के बाद भी तो जिंदा बचेला है। क्यों जिंदा बचा हूं? क्योंकि मौजूदा हालात में यादव नहीं चाहता कि तेरे को कुछ हो जाए। 4 दिन में 4 कत्ल हो जाने पर केस की तफ्तीश उससे सीनियर किसी अफसर के हाथ जा सकती है। तब अपन पर तमाम कत्ल का शुबा फिर से हो सकने का है, जो कि इस वक्त अपन को मंजूर नहीं। इसलिए घर जा और सेलिब्रेट कर कि तेरी जान बच गई। ना बचने के काबिल तेरी जान बच गई, खामखा बच गई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, अविश्वसनीय रफ्तार से उसे पैक किया और फिर वह वहां से यह जा वह जा। मैं वापस हेडक्वार्टर की इमारत में दाखिल हुआ। यादव अपने कमरे में नहीं था, वह इमारत में भी नहीं था। मैंने उसके मातहतों से और कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वह कहाँ चला गया था। मैं जनपद पहुंचा। शैली भटनागर अपने ऑफिस में नहीं था। मालूम हुआ कि वह किसी जरूरी काम से निजामुद्दीन में कहीं गया था और शाम से पहले लौटने वाला नहीं था। शाम तक वहां इंतजार करने की मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं वापस यादव के द्वार पर लौटा। वह तब भी वहां नहीं था। अगर मैंने इंतजार ही करना था तो वहां इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। यादव के कमरे के बाहर पड़े एक बेंच पर मैं जमकर बैठ गया। यादव शाम के 4 बजे लौटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे देखते ही वह बोला। तुम्हारा इंतजार। मैं बोला, क्यों? दोबारा यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? दोबारा क्या मतलब? मैं सुबह का आया, यहाँ से गया ही कहाँ हूँ? तुम सुबह से ही यहाँ बैठे हो? हाँ, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए नीचे पार्किंग में गया था, जहाँ की मेरी अलेक्जेंडर से बात हुई थी और जहाँ उसने मुझे लेजर बुक दिखाई थी। बड़ी क्विक सर्विस है तुम्हारी। लेजर बुक मेरे हाथ से निकली नहीं कि अलेक्जेंडर के हाथ में पहुंच भी गई। क्या चाहते हो, यही बताऊं? हाँ, बेहतर। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि उस लेजर बुक के हर वर्के की एक एक फोटोकॉपी अभी और है मेरे पास। वह सकपकाया। उसने घूर कर मुझे देखा। मैंने उसके घूरने की परवाह न की। मैं आगे बढ़ूं? मैं बोला, या बाकी बात भीतर तुम्हारे कमरे में चलकर करे? आओ। वह कठिन स्वर में बोला। थैंक यू। मैं उसके साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने खुद मेरे पीछे दरवाजा बंद किया। हम दोनों बैठ गए तो वह बोला, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ। मैंने तोते की तरह रट दिया कि उस लेजर बुक के हर वर्के की एक एक फोटो कॉपी अभी और है मेरे पास। वह तो हुआ। और क्या कहना चाहते हो? और यह कहना चाहता हूँ कि वे फोटो कॉपीज और कुछ साबित करें या ना करें, लेजर बुक के अस्तित्व को जरूर साबित कर देंगी, क्योंकि ओरिजिनल के बिना तो कॉपी बनती नहीं। फिर कोई तुम्हारा बड़ा साहब, वो नहीं तो कोई अखबार वाला, शायद मेरी इस बात पर विश्वास कर ले कि असल लेजर बुक मैंने तुम्हें सौंपी थी, जो कि तुमने आगे, मैंने स्वर जानबूझकर धीमा कर दिया, अलेक्जेंडर को बेच दी। मैंने? वह भी दबे स्वर में बोला। उससे कोई रकम हासिल नहीं की। मुझे मालूम है, मेहरबानी कैश या काइंड दोनों तरीकों से होती है। उस डायरी के बदले में उसने तुम्हें एक ऐसा केस पकड़वाया है जो कि तुम्हारी प्रमोशन करवा सकता है, तुम्हें प्रशासित पत्र दिला सकता है। और तुम मेरी प्रमोशन में और मेरे प्रशासित पत्र में हिस्सेदारी चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई हिस्सेदारी मुमकिन नहीं। तो जैसी मेहरबानी तुम्हें हासिल हुई है, वैसी ही मेहरबानी मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ कि कमला ओबरॉय को बेगुनाह साबित करने में तुम मेरी मदद करो। मेरा काम गुनहगार का गुनाह साबित करना है, न कि वो। मैंने बीच में बात काटी। गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है, जो कि तुम जादू के जोर से साबित कर सकते हो। नहीं, जादू के जोर से तो नहीं कर सकता। जादू तो मुझे आता नहीं। देखो, अगर तुम यह समझते हो कि तुम मुझ पर दबाव डालकर मुझे उसे रिहा करने पर मजबूर कर सकते हो, तो यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। वह हिरासत में नहीं है, बल्कि बकायदा चार्ज के साथ गिरफ्तार है। मैं उसे रिहा करूंगा तो यह होगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी और वह फिर गिरफ्तार हो जाएगी। मैं उसे रिहा करने के लिए नहीं कह रहा। तो और क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ
कि उसे बेगुनाह साबित करने में तुम मेरी मदद करो। वो मैं सुन चुका हूँ, लेकिन कैसे मदद करूँ? शुरुआत मेरी कमला से एक मुलाकात करवा कर करो। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वह गिरफ्तार है। तो क्या हुआ? जहां वो गिरफ्तार है वो जगह चांद पर तो नहीं। लेकिन मेरी उससे एक मुलाकात कराओ यादव साहब। धमकी दे रहे हो? वह आंखें निकाल कर बोला। हाँ। वह मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन कितनी ही देर मुझे घूरता रहा। मैंने उसके घूरने की परवाह ना की। लेजर बुक की दूसरी कॉपी निकालो। कुछ क्षण बाद वह बोला, मिल जाएगी। मैं लापरवाही से बोला, जल्दी क्या है? अगर तुम मुझसे कोई मेहरबानी चाहते हो तो मेरी कमला से मुलाकात का इंतजाम करो। वह कॉपी मैं पूरी हिफाजत के साथ तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। चेहरे पर उलझन और संदेह के भाव लिए वह मुझे घूरने लगा। मैंने उसके घूरने की परवाह नहीं की। अंत में उसने एक कागज कलम अपनी तरफ घसीटा और कागज पर तेजी से कुछ लिखा। वह निजामुद्दीन के थाने में है। वह कागज दोहरा करता हुआ बोला। तो यह रुक्का। वह कागज मेरी तरफ उछालता हुआ बोला, वहां दिखा देना, मुलाकात हो जाएगी। शुक्रिया। मैं फौरन वहां से विदा हो गया। निजामुद्दीन थाने में मेरे यादव की चिट्ठी पेश करते ही मुझे एक हवलदार के हवाले कर दिया गया। एक लंबे कॉरिडोर में चलता हुआ वह मुझे एक बंद दरवाजे के करीब लाया, जिसके सामने एक लेडी हवलदार खड़ी थी। लो, वह लेडी हवलदार से बोला, एक और आ गया। उसी से मिलने? स्त्री बोली। हाँ, देखना, अभी तो और आएंगे। तांता लगेगा यहाँ इसके हिमायतियों का। किसी रईस की बीवी को गिरफ्तार करना क्या कोई हंसी खेल है? हवलदार मुझे वहां छोड़कर विदा हो गया। स्त्री ने दरवाजा खोला और मुझे भीतर दाखिल होने का इशारा किया। मैंने कमरे में कदम रखा। स्त्री ने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा रहा। भीतर कमला के सामने वकील बलराज सोनी बैठा था। कमला एक सादी साड़ी पहने थी। उस वक्त उसके जिस्म पर कोई जेवर नहीं था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन वह फिर भी खूबसूरत लग रही थी। देख लिया? कमला व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। क्या? मैं तनिक हड़बड़ाकर बोला कि मैं कहाँ हूँ। मैं खामोश रहा। अच्छे मददगार निकले तुम मेरे। अच्छे डिटेक्टिव हो तुम। डिटेक्टिव तो मैं अच्छा ही हूँ, इसलिए तो जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारे जानने से क्या होता है? साबित करके दिखाते तो मुझे हवालात का मुंह देखना पड़ता। कमला, बलराज सोनी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह आदमी किसी काम का नहीं। ओह, मैंने बोला, तो यह बात तुम पहले भी कह चुके हो। उसने एक तिरस्कारपूर्ण निगाह मेरी तरफ डाली और फिर परे देखने लगा। आओ बैठो, कमला बोली। मैं उनके करीब पड़े एक स्टूल पर बैठ गया। आप तशरीफ ले जा रहे हैं? मैं बलराज सोनी से संबोधित हुआ। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से भेजने वाले? वह भड़क कर बोला। मैं कहाँ भेज रहा हूँ आपको? मैंने सोचा था कि शायद आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो और आप जा रहे हो। सोनी साहब कहीं नहीं जा रहे, जवाब कमला ने दिया। ये मेरे वकील हैं। अदालत में भी इन्होंने ही मेरी पैरवी करनी है और कहना ना होगा कि तुम्हारे मुकाबले में अब मुझे इनसे कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे वकील के बच्चे से बहुत झुंझलाहट हो रही थी। सारा हर जगह मुझे पहले से ही मौजूद मिलता था। कुछ किया है तुमने? कमला ने पूछा। किया तो बहुत कुछ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, मैं बोला। और अगर कुछ हुआ है तो तुम्हारे हक में गलत हुआ है। मसलन अलेक्जेंडर से पुलिस पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी है कि वह बेगुनाह है। मसलन पुलिस को मालूम हुआ है कि तुम्हारा पति अफीम और चरस का स्मगलर भी था और इस धंधे में उसके 4 जोड़ीदार भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अलेक्जेंडर की तुम्हारे पति की स्टडी से बरामद हुई लेजर बुक, जो मैंने इस उम्मीद में पुलिस को सौंपी थी कि अब अलेक्जेंडर तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा, वापस अलेक्जेंडर के पास पहुंच गई है। वो कैसे? उस पुलिसिये की मेहरबानी से जो इस केस की तफ्तीश कर रहा है। तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुम्हें उस रिश्वतखोर पुलिसिये को एक्सपोज करना चाहिए। कैसे करूं? अब तो मैं उस लेजर बुक के अस्तित्व को भी साबित नहीं कर सकता। अच्छे डिटेक्टिव हो तुम। कमला, बलराज सोनी बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अपना थोबड़ा बंद रखो, मैं भड़क कर बोला। मुझे मालूम है तुमने पहले क्या कहा था। यानी कि? कमला बोली।
अब तुम्हारे पास काम करने के लिए कोई एंगल नहीं? एक एंगल है, मैं बोला। मुझे मालूम है कि जब तुम्हारा पति बंबई में रहता था तो वहाँ शैली भटनागर उसका मैनेजर था और वहाँ उसके बिजनेस में ऐसा घोटाला हुआ था कि तुम्हारे पति की मेहरबानी से उसे 2 साल की सजा काटनी पड़ी थी। हो सकता है उस बात का बदला उसने आज उतारा हो। ओबरॉय साहब का खून करके? हाँ, और बाकी खून वो उस एक खून को छुपाने के लिए किए गए हो सकते हैं। डिटेक्टिव साहब, तुम्हारी जानकारी के लिए अभी 1 घंटा पहले शैली भटनागर भी यहाँ आया था और उसके पास हर कत्ल के बारे में निहायत सिक्के बंद एलिबाय है। वो यहाँ आया क्या करने था? निश्चय ही अपनी एलिबाय के बारे में बताने तो आया नहीं होगा। नहीं तो वो मेरे से ओबराय साहब की बंबई की लाइफ के बारे में ही सवाल कर रहा था। तब मुझे यह बात तो मालूम नहीं थी कि वह ओबराय साहब की वजह से बंबई में जेल की सजा काट चुका था। अब मुझे लगता है कि वह यही भांपने आया था कि मैं ओबराय साहब की बंबई की जिंदगी के बारे में कुछ जानती थी या नहीं, और इस बात के जाहिर होने का अंदेशा था या नहीं कि वह एक सजायाफ्ता मुजरिम था। वो यहाँ से आश्वस्त होकर गया था कि यह बात खुलने वाली नहीं थी, लेकिन उसे यह नहीं सूझा होगा कि यह बात तुम्हें भी मालूम हो सकती है। मुझे क्या, पुलिस को भी मालूम है। वह आदमी, बलराज सोनी बोला, ओबरॉय साहब का हत्यारा हो सकता है, लेकिन उसकी एलिबाय, कमला ने कहना चाहा, गड़ी हुई हो सकती है। एलिबाय उसे अपने स्टाफ से हासिल है और उसका स्टाफ तो उसकी खातिर कुछ भी कहने को तैयार हो जाएगा। कोशिश की जाए तो। उसने आग्नेय नेत्रों से मेरी तरफ देखा। उसकी एलिबाय को तोड़ा जा सकता है, झूठी करार दिया जा सकता है। सुधीर, कमला बोली, तुम्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें शैली भटनागर के पीछे पड़ना चाहिए। मैंने बड़े अनमने ढंग से सहमति में सिर हिलाया। इसकी ऐसा कुछ करने की नीयत नहीं लगती। बलराज सोनी बोला, यह एक मौका परस्त आदमी है और दौलत का दीवाना है। अपनी माली हालत सुधारने के लिए ऐसे लोग अपने क्लाइंट को भी धोखा दे सकते हैं। ये रईस लोगों में उठने बैठने का मौका पाते हैं तो रईसी के सपने देखने लगते हैं। अपनी औकात से ऊपर उठने की इनकी ख्वाहिश इनसे कुछ भी करवा सकती है। इसी आदमी को देखो, रहता तो है ये ऐसे कबूतर के दड़बे जैसे फ्लैट में, जिसकी बैठक की दीवार का उधड़ा हुआ पलस्तर तक यह ठीक नहीं करवा सकता, लेकिन सपने देखता है यह ओबरॉय साहब जैसे लोगों की विशाल कोठियों के। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपलक बलराज सोनी की तरफ देखा। बड़ी कठिनाई से अपने मन के भाव मैं अपने चेहरे पर प्रकट होने से रोक पाया। जिस उधड़े प्लस्तर का तुमने जिक्र किया है, मैं बोला, वो दीवार पर बोतल मारकर मैंने खुद उधेड़ा था और वो मेरे लिए मेरी जिंदगी की एक बड़ी अहम घटना की यादगार है। इसलिए वो उधड़ा पलस्तर हमेशा उधड़ा ही रहेगा। और जहां तक अपनी माली हालत सुधारने की बात है, कोई साधु महात्मा या कोई अकल का अंधा ही ऐसी कोशिश से दूर रह सकता है। हैरानी है कि किसी का महत्वाकांक्षी होना तुम्हें एक गलत और काबिले ऐतराज बात लगती है। वह आदमी क्या जो महत्वाकांक्षी ना हो? तुम एक सीढ़ी दिमाग के आदमी हो और बूढ़े हो। तुम एक नौजवान आदमी के दिल को और उसके दिमाग के अंदाज को नहीं समझ सकते। तुम तो मेरी कमला से शादी करने की ख्वाहिश को भी मौका परस्ती का दर्जा दोगे। कमला चौंकी। अभी क्या सुना मैंने? वही जो मैंने कहा। मैं बड़ी संजीदगी से बोला, मुझे अफसोस है कि यह बात मुझे ऐसे माहौल में कहनी पड़ी, लेकिन इस आदमी ने मेरी गैरत को ललकार कर मुझे मजबूर किया है। लेकिन तुम? हाँ कमला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बलराज सोनी की तरफ देखा। वह अपलक परे कहीं देख रहा था। कमला के चेहरे पर अजीब सी उलझन, हैरानी और अविश्वास के भाव आ जा रहे थे। तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? वह धीरे से बोली। हाँ, मैं दृढ़ स्वर में बोला। जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। अपने मन की बात मैं तुम पर बड़े सलीके और इत्मीनान से जाहिर करना चाहता था, लेकिन अब ऐसी नफासत की गुंजाइश नहीं। इस आदमी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार और निष्ठा को साबित करके दिखाऊं। मैं तुमसे फौरन शादी करना चाहता हूँ कमला। लेकिन मैं गिरफ्तार हूँ। कोई बात नहीं, शादी गिरफ्तारी में भी हो सकती है। मैं कल सुबह ही
तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। यहाँ हवालात में? हाँ, कल सुबह मैं कुछ गवाहों और पंडित के साथ यहाँ आऊँगा। वह यहीं हमारी शादी करा देगा। ये थाने वाले ऐसा होने देंगे? मैं पुलिस कमिश्नर की इजाज़त लेकर आऊँगा। और अगर मैं कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ गई तो? नहीं चढ़ोगी। कोई पति अपनी पत्नी को यूं फांसी पर नहीं चढ़ने दे सकता। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। तभी तो तुम्हें मेरी निष्ठा और ईमानदारी का सबूत मिलेगा। यह जमीन आसमान एक, बलराज सोनी बोला, तुम्हें फांसी से बचाने के लिए नहीं, तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए करेगा। यह तुम्हारी दौलत हथियाने के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। तुम गंदे दिमाग के आदमी हो, मैं नफरत भरे स्वर में बोला। इसलिए कोई गंदी बात ही सोच सकते हो। तुम बीते युग के आदमी हो। तुम आज की तेज रफ्तार दुनिया को नहीं समझते। तुम सच्चे प्यार को नहीं समझते। मैं कमला की तरफ घूमा। कमला, तुम हाँ बोलो। देखना, सारी दुनिया के अखबारों में हमारा नाम होगा। ऐसी अनोखी शादी कभी किसी ने नहीं की होगी। बोलो हाँ। हाँ, मैं भी पंजाबी पुत्र हूँ। मैं खुद अपनी छाती ठोकता हुआ बोला, और एक नंबर का हरामजादा हूँ। एक बार मैं किसी बात के पीछे पड़ जाऊं सही, फिर या तो वो बात नहीं या मैं नहीं। अगर मैंने भी तुम्हें बेगुनाह साबित करके न दिखाया तो समझ लेना मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अगर मेरी बीवी फांसी पर चढ़ गई तो न मैं उसके साथ उसकी चिता में कूद गया तो कहना। मैं एक क्षण ठिठका और बोला, मैं यहाँ से सीधा शैली भटनागर के पास जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि सारा किया धरा उसी का है। देख लेना, मैं उसे गुनहगार साबित करके रहूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। कल सुबह मैं पुलिस कमिश्नर की इजाजत, पंडित और शादी के लिए दरकार गवाहों के साथ यहाँ आऊंगा। कल सुबह यहाँ एक ऐतिहासिक शादी होगी। कल सुबह इस वकील के घोड़े जैसे सीढ़ी और खुंदकी लोगों को मालूम होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ। मैं उठा तो कमला भी सहमति में सिर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। मैंने अपनी होने वाली बीवी को यूं अपने आगोश में लिया जैसे वह जरा सी ठेस से टूट जाने वाली कोई निहायत नाजुक चीज हो। मैंने हौले से उसके होठों पर एक चुंबन अंकित किया और उससे अलग हट गया। बलराज सोनी जल भुनकर कबाब हुआ जा रहा था। मैंने एक हवाई चुंबन कमला की तरफ उछाला और बोला, सी यू टुमारो मॉर्निंग मिसेस सुधीर कोहली। फिर मैंने बड़ी शान से किसी ड्रामे के सबसे अहम किरदार की तरह वहां से बाहर कदम रखा। निजामुद्दीन से जनपद में सीधा न गया। पहले मैं नेहरू प्लेस गया। सारे रास्ते मेरी निगाह कार के रियर व्यू मिरर पर टिकी रही। सारे रास्ते एक कार मुझे अपने पीछे लगी दिखाई थी। मैं अपने ऑफिस पहुंचा। रजनी ऑफिस बंद करके जा चुकी थी। मैंने अपनी चाबी से ताला खोला और भीतर दाखिल हुआ। जब से वह केस शुरू हुआ था तब से पहली बार मेरे अपने ऑफिस में कदम पड़े थे। मैंने अपने ऑफिस में जाकर खिड़की का पर्दा तनिक सरकाकर बाहर झांका। जो कार मेरे पीछे लगी हुई थी वो मुझे नीचे पार्किंग में खड़ी दिखाई दी। मैंने यादव को फोन किया। गनीमत थी कि तुरंत संपर्क स्थापित हो गया। मैंने उसे वस्तु स्थिति समझाई और कहा कि मैं क्या चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दल बल के साथ शैली भटनागर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहुंचने की हामी भरी। मैं फिर ऑफिस से निकला और कार में सवार हुआ। तब भी मैं सीधा जनपद न गया। मैं पटियाला हाउस में स्थित रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंचा। वहां बतौर रिश्वत एक मोटी रकम खर्च करके मैंने अमरजीत ओबरॉय की रजिस्टर्ड वसीयत की कॉपी निकलवाई। मैंने बहुत गौर से वह वसीयत पढ़ी और फिर उसे तह करके अपनी जेब में रख लिया। हत्यारे की दुक्की पिटने के लिए जो उद्देश्य की कमी थी वह वसीयत की उस कॉपी ने पूरी कर दी थी। मैं जनपद पहुंचा। मेरे पीछे लगी कार ने तब भी मेरा पीछा छोड़ नहीं दिया था। शैली भटनागर के ऑफिस में मेरी उससे मुलाकात हुई। कैसे आए? वह बोला। आपने कहा था। मैं मधुर स्वर में बोला कि अगर मैं फिर कभी हाजिर हूं तो आपको असुविधा नहीं होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। वह भी मुस्कुराया। लेकिन सिर्फ इस वजह से तो तुम यहाँ नहीं आए होंगे। हाँ, मैंने कबूल किया। सिर्फ इस वजह से तो नहीं आया। कोई खासी वजह होगी? खास भी है। क्या? मैं दिन में भी यहाँ आया था। तब आप यहाँ नहीं थे। तब आप शायद मिसेस कमला ओबरॉय से मिलने गए हुए थे। कैसे जाना? वह तनिक हड़बड़ा कर बोला। खुद मैडम ने बताया।
ओह, लेकिन आप वहां गए क्यों थे? यह मैडम को भी नहीं मालूम था। लेकिन तुम्हें मालूम है? हाँ। क्यों गया था मैं वहां? आप यह भांपने गए थे कि क्या मैडम की वजह से आपकी यह पोल खुल सकती थी कि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। एकाएक वह बेहद खामोश हो गया। आपने यह भांपा कि मैडम की वजह से ऐसा कोई अंदेशा आपके यहाँ दिल्ली शहर में बनी नेक नामी को नहीं था। लेकिन वजह तो अब और पैदा हो गई। वह चिंतित भाव से बोला, तुम जानते हो इस बात को? पुलिस भी जानती है। फिर तो हो गया काम। नहीं हुआ। मेरा या पुलिस का आपको एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं है। अपने बारे में तो तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन पुलिस की क्या गारंटी कर सकते हो? पुलिस को आपकी पिछली जिंदगी से कोई मतलब तभी हो सकता है जबकि आप ओबराय साहब के या और 2 जनों के कत्ल के अपराधी हों, जैसा कि आप नहीं हैं। तुम मानते हो यह बात? अब मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि अब मैं असली अपराधी को जानता हूं। यानी कि कमला ओबराय अपराधी नहीं? हरगिज भी नहीं। मैडम भी उतनी ही बेगुनाह है जितने कि आप। तो फिर असली अपराधी कौन है? असली अपराधी एक मदारी है। मतलब? मदारी जब अपना खेल दिखाता है तो क्या करता है? वह अपने हाथ की सफाई दिखाता है। अगर उसने कोई करतब अपने दाएं हाथ से दिखलाना होता है तो आपकी तवज्जो वह अपने बाएं हाथ की तरफ रखता है। अपने पर से तवज्जो हटाए रखने के लिए ऐसा ही कुछ असली अपराधी ने किया है। अगर वह खुद करतब करने वाला दायां हाथ है तो पब्लिक की तवज्जो के लिए निर्दोष बायां हाथ उसने किसी को तो बनाना ही था। वह बायां हाथ उसने मिसेस कमला ओबरॉय को बनाया। भटनागर चेहरे पर उलझन और असमंजस के भाव लिए मुझे देखता रहा। अब दायां हाथ बाएं हाथ से अलग तो किया नहीं जा सकता। इसलिए अगर हत्यारे को हम दायां हाथ माने और मैडम को बायां हाथ माने तो यह मेरे बिना कहे भी आप समझ सकते हैं कि हर कत्ल के वक्त जहां मैडम रही होगी वहां हत्यारा भी रहा होगा। अब मदारी का करतब पकड़ने के लिए जरूरी बात यह है कि जो वह चाहता है वो न हो। वह आपकी तवज्जो अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहता है ताकि वह अपने दाएं हाथ से ऐसा कुछ कर सके जो कि बाद में जादू लगे। अब अगर आपकी जिद यह हो कि आप उसके दाएं हाथ से निगाह नहीं हटाएंगे तो फिर सोचिए भला कैसे कामयाब हो पाएगा वो। बहुत रहस्य भरी बातें कर रहे हो बरखुरदार। भटनागर साहब, आज हर रहस्य का पर्दाफाश यहीं आपके ऑफिस में होने वाला है। अच्छा, वो कैसे? आज जब यहाँ मदारी अपना करतब दिखाएगा तो हम उसके बाएं हाथ को नहीं देखेंगे। हम अपनी मुकम्मल तवज्जो उसके दाएं हाथ पर रखेंगे। असली अपराधी यहाँ? भटनागर हैरानी से बोला। जी हाँ, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है। बरखुरदार, कहीं तुम्हारा इशारा मेरी ही तरफ तो नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए इनकार में सिर हिलाया। देखो, वह बड़ी संजीदगी से बोला, जहां यह बात सच है कि जेल की सजा मैंने ओबरॉय साहब की वजह से काटी, वहां यह भी हकीकत है कि आज जिस शानदार जगह पर तुम इस वक्त बैठे हुए हो वह भी ओबरॉय साहब का ही चहूरा है। आज मैं इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एजेंसी का और उसके इतने मुफीद धंधे का मालिक हूं तो वह ओबरॉय साहब की वजह से। बंबई में जिस रोज मैं जेल से छूटा था उस रोज ओबरॉय साहब मुझे पहले से जेल के दरवाजे पर खड़े मिले थे। वही मुझे दिल्ली लाए थे और उन्होंने ही मेरे इस पसंदीदा धंधे को फाइनेंस करके मुझे किसी काबिल बनने का मौका दिया था। फाइनेंस कंपनी के रुपए पैसे के घोटाले की सारी मुसीबत अपने सिर लेकर मैंने उन्हें जेल जाने से बचाया था। ऐसा करके जो एहसान मैंने उन पर किया था उसका कई गुना बदला मुझे हासिल हो चुका है। ओबरॉय साहब कोई एहसान फरामोश और यार मार आदमी साबित हुए होते तो मुमकिन था कि मैंने उनका कत्ल कर दिया होता, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने तो जिंदगी में हमेशा मेरी हर मुमकिन मदद की है। बरखुरदार, अपनी तरफ रोटी का निवाला बढ़ाने वाले हाथ पर थूक देने जैसी फितरत शैली भटनागर की नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ओबराय साहब का कत्ल करने की बाबत मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। आई एम ग्लैड। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पिछली बार उस पिछली इमारत के बारे में आपने क्या बताया था मुझे? क्या है वो? वो हमारा साउंड स्टूडियो है।
हाँ, साउंड स्टूडियो। वहाँ क्या होता है? वहाँ पब्लिसिटी फिल्म की शूटिंग होती है। आजकल कुछ नहीं हो रहा वहाँ। हो रहा है, वहाँ एक सिल्क मिल के उत्पादनों की शूटिंग हो रही है। मिल के उत्पादनों को वक्त से कहीं आगे की चीज साबित करने के लिए वहाँ मैंने चांद सितारों का सेट लगाया है, जिनमें से होकर एक स्पेसशिप गुजरता है और फिर चांद सितारों के बीच उस सिल्क मिल की साड़ियां पहने सुंदरियां उतरती हैं। उन सुंदरियों में प्रमुख जूही चावला थी। वो बेचारी मर गई, इसलिए मुझे शूटिंग स्थगित कर देनी पड़ी। मैंने कभी साउंड स्टूडियो नहीं देखा, मैंने कभी शूटिंग का सेट नहीं देखा। अलबत्ता ख्वाहिश बहुत है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो दिखाइए कि यह सब सिलसिला कैसा होता है। इस वक्त तो सेट उजाड़ पड़ा है, जब शूटिंग हो रही हो तब देखना। तब भी देख लेंगे, अब भी दिखा दीजिए। ठीक है, चलो। आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी? नहीं, मुझे क्या असुविधा होनी है। अलबत्ता तुम्हारी इस ख्वाहिश पर हैरानी जरूर हो रही है मुझे। मैं केवल मुस्कुराया। आओ, मैं उसके साथ हो लिया। पिछवाड़े से निकलकर हमने पिछले कंपाउंड में कदम रखा। कंपाउंड पार करते समय मैंने एक गुप्त निगाह चारों तरफ दौड़ाई। सब इंस्पेक्टर यादव या उसके किसी आदमी के मुझे कहीं दर्शन न हुए। मैं चिंतित हो उठा। पता नहीं यादव आया भी था या नहीं। कंपाउंड पार करके हम साउंड स्टूडियो की इमारत के करीब पहुंचे। मैंने देखा स्टूडियो का लकड़ी का फाटक नुमा दरवाजा खुला था। भीतर दाखिल होते समय भटनागर ने मेरी बाह थाम ली, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। आप मुझसे अलग होकर चलिए, मैं बोला। क्यों? मैं हैरानी से बोला। ऐसी क्या बात है? जो है कोई बात, कहना मानिए। बेहतर। हमने भीतर कदम रखा। भीतर अंधेरा था। भटनागर ने 2-3 बत्तियां जलाई। भीतर चांद सितारों का सेट लगा हुआ था। न दिखाई देने वाली तारों के साथ सेट के एन बीच में एक स्टार ट्रेक स्टाइल स्पेसशिप लटका हुआ था। हम स्पेसशिप के करीब पहुंचे। भटनागर अब उत्कंठा और रहस्य से बहुत ज्यादा अभिभूत लग रहा था। मैं जरा उस स्पेसशिप का मुआयना करता हूँ, मैं धीरे से बोला। आप उधर अंधेरे में चले जाइए और वहां से दरवाजे पर निगाह रखिए। ओके? उसने सहमति में सिर हिलाया और बोला। यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ हत्यारा आने वाला है, मैं फुसफुसाया। क्यों? मेरी हत्या करने के लिए? क्या? जाइए। लेकिन कहना मानिए, जाइए। वह स्पेसशिप से परे अंधेरे में सरक गया। मैं स्पेसशिप का मुआयना करने लगा, या यूं कहिए कि मुआयना करता होने का अभिनय करने लगा। उस विशाल स्टूडियो का प्रवेश द्वार वहां से काफी दूर था। तब मुझे सूझा कि मुझे भटनागर से पूछना चाहिए था कि क्या वहां और भी कोई दरवाजा था, लेकिन अब उसे वापस बुलाना या पुकारना मुझे मुनासिब न लगा। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे जिस्म से टकराया। वह झोंका किधर से आया हो सकता था? जरूर दरवाजे की ही तरफ से। मैंने आंखें फाड़ कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां के नीम अंधेरे में मैं यह भी न देख सका कि दरवाजा पहले जितना ही भिड़का हुआ था या तनिक खुल गया था। सावधान! एकाएक भटनागर गला फाड़कर चिल्लाया। मैंने तुरंत अपने आप को फर्श पर गिरा दिया। एक गोली सनसनाती हुई मेरे ऊपर से गुजरी और स्पेसशिप में कहीं टकराई। फिर एकाएक वहां कोहराम मच गया। लोगों के शोर और गोलियों की आवाज से सारा स्टूडियो गूंज उठा। शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊंची छत के साथ लटकी हजार हजार वॉट की रोशनियां आनन फानन एक एक करके जलने लगी और स्टूडियो यूं जगमगा गया जैसे वहां भरी दोपहर का सूरज चमक गया हो। फिर मुझे यादव की आवाज सुनाई थी। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ सिर से ऊपर उठाए बाहर निकल आओ। कोई कुछ नहीं बोला। एकाएक वहां मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैं फर्श पर लेटा लेटा ही उस दिशा में सरकने लगा जिधर यादव का रुख था। यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, वह दहाड़ा। बाहर निकल आओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। फिर सन्नाटा। मैं स्पेसशिप की ओर सरक आया तो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तभी पीछे से किसी ने मुझ पर छलांग लगा दी। हरामजादे! मेरा आक्रमणकारी गुर्राया। तूने जाल फैलाया था यहाँ मेरे लिए, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उस घड़ी अपनी जान पर आ बनी पाकर मेरे में विलक्षण शक्ति पैदा हो गई। मैंने अपने दोनों हाथ और घुटने फर्श के साथ जोड़कर अपने शरीर को जोर से पीछे को हिलाया। मेरा आक्रमणकारी मेरी पीठ पर से छिटका और परे जाकर गिरा।
दोबारा वह मुझ पर आक्रमण न कर सका। ऐसा कर पाने से पहले ही वह कई हाथों की गिरफ्त में छटपटा रहा था। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी, जिसे कि एक पुलिसिये ने जबरन उससे छीन लिया। मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सब इंस्पेक्टर यादव और शैली भटनागर करीब पहुंचे। मेरे आक्रमणकारी को दबोचे 4 पुलिसियों में से एक ने उसके बाल पकड़े और उसकी छाती पर झुका हुआ चेहरा जबरन ऊंचा उठा दिया। बलराज सोनी? भटनागर के मुंह से हैरानी भरी सिसकारी के साथ निकला। जय जयकार यादव की हुई। उसने एक ट्रिपल मर्डर के अपराधी को एक निहायत शानदार जाल फैलाकर तब रंगे हाथों पकड़ा था, जबकि वह चौथा मर्डर करने जा रहा था। यादव उस रोल का हीरो था, और क्या प्रेस और क्या पुलिस, हर किसी की निगाहों का मरकज था। कितना होनहार पुलिसिया था वो। अफीम और चरस की स्मगलिंग करने वाले एक विशाल गिरोह का पर्दाफाश करके वह हटा नहीं था कि उसने इस ट्रिपल मर्डर केस को हल कर दिखाया था। वाह वाह, आपकी खादिम की वहां कोई पूछ नहीं थी। बाद में वाहवाही बटोरने से उसे फुर्सत मिली तो वह मेरे पास आया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और मैं भटनागर के निजी ऑफिस में बैठा उसके साथ विस्की पी रहा था। भटनागर ने उसके लिए भी पैक बनवाया। जिंदगी में पहली बार शायद यादव मेरे से ऐसी मोहब्बत से पेश आया जैसे मैं कई बरसों पहले मेले में बिछड़ा उसका भाई था, जो कि एकाएक उसे मिल गया था। उसने मेरे साथ जाम टकराकर चीयर्स बोला। तुझे सूझा कैसे? वह बोला कि सारे फसाद की जड़ वह बलराज सोनी का बच्चा था। कई छोटी छोटी बातों को जमा करने से सूझा, मैं बोला। मसलन मुझे इस बात की गारंटी थी कि चौधरी के कत्ल वाली रात को ओबरॉय की कोठी पर मुझे विस्की में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई गई थी। वहां मेरे अलावा विस्की पीने वाला या वकील बलराज सोनी था और या कमला थी। कमला कहती थी कि उसने मुझे बेहोशी की दवा नहीं दी। अगर वह सच बोल रही थी तो जाहिर था कि वह काम बलराज सोनी का और सिर्फ बलराज सोनी का हो सकता था। उसने तुम्हें बेहोशी की दवा क्यों दी? क्योंकि वह मेरे फ्लैट की तलाशी लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि कमला को फंसाने के लिए छतरपुर के फार्म हाउस में जो सबूत उसने कमला के खिलाफ प्लांट किए थे वो मैंने वहां से गायब कर दिए थे। तुमने ऐसा किया था? हाँ, मैं लापरवाही से बोला। कोई ऐतराज? उस घड़ी वो भला कैसे ऐतराज कर सकता था? आगे बढ़ो। वह निश्चित रूप से यह नहीं जानता था कि वह हरकत मेरी थी, लेकिन उसे मुझ पर शक था और उसे उम्मीद थी कि मेरे फ्लैट की तलाशी लेने से वह मेरी नीयत के बारे में बहुत कुछ जान सकता था। जो सबूत मैंने फार्म हाउस से गायब किए थे वे अगर उसे मेरे फ्लैट में मिल जाते तो वह उन्हें यथास्थान रहने देता और पुलिस को उनकी बाबत कोई गुमनाम टिप दे देता। फिर मैं भी अपराधी का मददगार होने के इल्जाम में शर्तिया गिरफ्तार होता। तुम्हारे फ्लैट पर ऐसा कुछ था? कुछ नहीं था। वे सबूत तो मैं पहले ही ओबरॉय के कत्ल वाली रात को ही नष्ट कर चुका था। थे क्या वो सबूत? वो सबूत थे कमला के लिपस्टिक लगे सिगरेट के 2 टुकड़े, एक फूलों का गुलदस्ता, कमला का एक रुमाल जिससे लगता था कि उसने रिवॉल्वर पर से उंगलियों के निशान पोंछे थे, और टॉयलेट में तैरता एक पेपर नैपकिन जिस पर कमला के लिपस्टिक के निशान लगे थे। उन सबूतों से वह यह साबित करना चाहता था कि कमला और उसका पति काफी अरसे से वहां थे। आरंभ में उनमें सद्भावना का माहौल था, लेकिन बाद में उनमें ऐसी तकरार हुई थी कि कमला ने अपने पति को शूट कर दिया था। फिर यह कि उसकी बदकिस्मती कि जब वह मेरे फ्लैट की तलाशी ले रहा था तो मेरी दुख की पीटने की नीयत से ऊपर से चौधरी वहां पहुंच गया। उसे जरूर बलराज सोनी पर मेरा धोखा हुआ होगा। मुझे समझकर उसने बलराज सोनी पर आक्रमण किया। तब बलराज सोनी के हाथ मेरा चाकू पड़ गया होगा, जिससे कि उसने चौधरी पर वार किया होगा। तलाशी वह जरूर दस्ताने पहनकर ले रहा होगा, जिसकी वजह से उस चाकू के अनोखे हैंडल से उसकी हथेली पर पंक्चर मार्क बनने से रह गए होंगे। यानी कि चौधरी से उसकी कोई अदावत नहीं थी। न, चौधरी की अदावत मेरे से थी। वह मेरा कत्ल करने मेरे फ्लैट पर पहुंचा था। यह उसकी बदकिस्मती थी कि ऐन उस वक्त फ्लैट पर मैं नहीं बलराज सोनी मौजूद था, जो वहां चोर की हैसियत से रंगे हाथों पकड़े जाने का कतई ख्वाहिशमंद नहीं था। बलराज सोनी की एक यह बात भी मुझे बहुत खटकी थी
कि मैं जहां भी जाता था वह मुझे वहां पहले ही मौजूद मिलता था। हर कत्ल के वक्त के आसपास वह या तो घटनास्थल पर था या उसके आसपास था। ऐसा इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन हर बार ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आज जब मैं निजामुद्दीन थाने में कमला से मिलने गया था तो वह वहां भी उसके सिरहाने बैठा हुआ था। वहां उसके मुंह से एक ऐसी बात निकली थी जिसे सुनकर मुझे गारंटी हो गई थी कि वही हत्यारा था। क्या उसने मुझे कमला की निगाहों में एक हकीर इंसान साबित करने के लिए कहा था कि रहता तो मैं ऐसे कबूतर के दड़बे जैसे फ्लैट में था जिसकी बैठक की दीवार का उजड़ा हुआ प्लस्तर तक मैं ठीक नहीं रख सकता था, लेकिन सपने देखता था मैं ओबरॉय साहब जैसे लोगों की विशाल कोठियों के। अब तुम सोचो यादव साहब, मेरी जानकारी में जिस शख्स ने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था उसे कैसे मालूम हो सकता था कि मेरे फ्लैट की किसी दीवार का प्लस्तर उजड़ा हुआ था। ऐसा उसे एक ही तरीके से मालूम हो सकता था, और वह तरीका यही था कि अगर वो मेरी जानकारी में नहीं तो मेरी गैर हाजिरी में मेरे फ्लैट में घुसा था। ओह, उसकी वह बात सुनकर ही मैंने उसको फांसने के लिए आनन फानन जाल फैलाया था। मैंने कमला को कहा कि मैं उस पर दिलो जान से फिदा था और फौरन उससे शादी करना चाहता था। ऐसा क्यों कहा तुमने? बताता हूँ। देखो, एक बार जब मैंने मान लिया कि कातिल बलराज सोनी था तो मेरे सामने कोई उद्देश्य भी होना चाहिए था उसकी इस हरकत का। मुझे एक ही उद्देश्य सूझा। क्या? ओबरॉय की दौलत। बलराज सोनी ओबरॉय का वकील था। उसने उसकी वसीयत तैयार की थी। वसीयत में जो कुछ लिखा था वह तो उसने मुझे बताया था, लेकिन मेरे अनुरोध पर भी वह मुझे वसीयत दिखाने को तैयार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जैसा कि अब मुझे मालूम हो भी चुका है, वसीयत में खुद बलराज सोनी का भी जिक्र था। ओबरॉय की कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी के अलावा उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था। रिश्तेदार के अलावा अगर वह किसी को अपना वारिस बनाने का ख्वाहिशमंद था तो वह जूही चावला थी। लेकिन जैसा कि आज मैंने कोर्ट में दाखिल ओबरॉय की वसीयत की कॉपी में देखा, उन दोनों के मर जाने की सूरत में, यानी कि ओबरॉय का कोई वारिस ना बचने की सूरत में, जायदाद का वारिस बलराज सोनी करार किया गया था। ऐसा ओबरॉय ने अपनी मर्जी से किया होगा। मर्जी से ही किया होगा। बलराज सोनी ने उसे यह पट्टी पढ़ाई होगी कि यूं वसीयत में उसका नाम लिखने से उसको कुछ मिल तो जाने वाला नहीं था, तो एक मजाक के तौर पर ही वसीयत में उसका जिक्र सही। वैसे यह भी हो सकता है कि ऐसी किसी वसीयत पर उसने ओबरॉय के धोखे से साइन करवा लिए हों। बहरहाल यह हकीकत अपनी जगह अटल है कि जूही चावला की मौत के बाद अगर अब कमला ओबरॉय भी मर जाती तो ओबरॉय की सारी जायदाद का मालिक बलराज सोनी बन जाता। उसने कमला को ऐसी चालाकी से फंसाया था कि कम से कम उसकी निगाह में तो उसका फांसी पर चढ़ जाना लाजमी था। यह थी आज शाम तक बलराज सोनी की पसंदीदा खीर की थाली, जिसमें मैंने मक्खी डाल दी। कैसे? थाने में उसके सामने यह घोषणा करके कि मैं कमला पर दिलो जान से फिदा था और उससे फौरन शादी करना चाहता था। मैं शादी की कमला से हामी भी भरवाया था और कल सुबह की तारीख भी पक्की कराया था। वह बात सुनकर बलराज सोनी के छक्के छूट गए। अगर मैं कमला से शादी कर लेता तो फिर कमला फांसी चढ़ जाती, तो उसका पति होने के नाते उसे मिली ओबरॉय की सारी जायदाद का मालिक मैं होता। दौलत के लिए 3 कत्ल कर चुकने के बाद अब बलराज सोनी को ऐसी कोई स्थिति भला कैसे गवारा होती? यादव साहब, अपनी इस घोषणा के बाद मैंने तो वहां थाने में ही उसकी आंखों में अपनी मौत की छाया तैरती देख ली थी। उसने तो उसी क्षण मेरा कत्ल करने का फैसला कर लिया हुआ था। थाने से ही वह मेरे पीछे लग गया था। वैसे भी मैं उसे जानबूझकर सुनाया था कि मेरा अगला पड़ाव यह जगह थी, ताकि अगर पीछा करते वक्त वह मुझे कहीं खो बैठता तो उसे मुझे दोबारा तलाश करने में कोई दिक्कत न होती। तुम्हें मालूम था कि वह यहाँ तुम्हारे कत्ल की कोशिश करेगा? मुझे यह मालूम था कि पहला सुरक्षित मौका हाथ में आते ही वह मुझ पर वार करेगा। वह मौका मैंने उसे यहाँ खुद तैयार करके दिया। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि मैंने तुम्हें भी यहाँ बुला छोड़ा। वह मुझे स्टूडियो में अकेला समझ रहा था। मेरे साथ भटनागर साहब थे, लेकिन अगर उसे लगता कि वह इन पर एक्सपोज हो सकता था तो वह मेरे साथ साथ इनका भी कत्ल कर देता।
मैंने पहले से तुम्हें यहाँ ना बुलाया होता तो फिर मेरी दुख की पिट गई थी। तुमने बहुत रिस्क लिया अपनी जान का। बलराज सोनी को एक्सपोज करने के लिए यह जरूरी था। यादव साहब, यह ना भूलो कि यही एक अकाट्य सबूत है तुम्हारे पास उसके खिलाफ कि तुमने उसे मेरे कत्ल की कोशिश में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसकी इस हरकत की गैर हाजिरी में उस पर शक ही किया जा सकता था, उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सकता था। तुम ठीक कह रहे हो। यादव एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ओबरॉय का कत्ल तो बलराज सोनी ने उसकी दौलत की खातिर किया और चौधरी का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारे फ्लैट की तलाशी ले रहा था, तो इत्तेफाक से ऊपर से वह आ गया था। लेकिन जूही चावला का कत्ल क्यों किया उसने? वह तो उसने करना ही था। उसके मरे बिना दौलत बलराज सोनी के हाथ थोड़ी ही आ सकती थी। ऐसे तो उसने अभी कमला के भी फांसी चढ़ने का इंतजार करना था। फिर भी जूही का कत्ल उसने यूं आनन फानन क्यों किया? मैं कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, इसकी एक ही वजह हो सकती है। क्या? यह कि जूही को मालूम था कि उस रात अपने फार्म हाउस पर ओबरॉय बलराज सोनी से मिलने जा रहा था। ओबरॉय जूही के बंगले से ही फार्म पर गया था। वहां जब बलराज सोनी उसके कत्ल को आमादा हो गया होगा तो उसने उसे हतोत्साहित करने के लिए बताया होगा कि जूही को उस मुलाकात की खबर थी और ओबरॉय की मौत के बाद जूही का बयान उसे फंसा सकता था। तुम्हारा अंदाजा सही है। यादव के स्वर में एकाएक प्रशंसा का पुट आ गया। यही बात थी। तुम्हारी जानकारी के लिए गिरफ्तारी के बाद बलराज सोनी अपना बयान दे चुका है और कबूल कर चुका है कि तीनों कत्ल उसने किए थे। बकौल उसके ओबरॉय की हत्या वाली रात को ही वह जूही चावला से उसके बंगले पर मिला था। उसने उसे धमकाया था कि अगर उसने किसी को बताया कि ओबरॉय फार्म पर उससे मिलने गया था तो वह उसे जान से मार डालेगा। अगले रोज इसी वजह से जूही चावला ने तुम्हारी सेवाएं प्राप्त की थी। अपनी जान का खतरा उसे बलराज सोनी से था, इसीलिए उसने अपने लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम किया था। ऐसी बलराज सोनी कहता है कि उसने बाद में महसूस किया था कि बावजूद उसकी धमकी के जूही चावला अपनी जुबान खोल सकती थी। देर सबेर तो उसने उसका कत्ल करना ही था, सो उसने वह काम तभी करने का फैसला कर लिया। वह जूही के बंगले पर उसका कत्ल करने की ही नीयत से पहुंचा था कि उसे वहां कमला मिल गई थी। वह वहां से कमला की कार पर उसके साथ रवाना हुआ था। रास्ते में उसने जानबूझकर कमला के साथ ऐसी बेहूदगी की थी कि उसने उसे कार में से उतार दिया था। वह वापस लौटा था और बंगले के पिछवाड़े की गली में से बंगले में दाखिल हुआ था। तुम्हारा आदमी सामने की तरफ था, इसलिए उसे उसके दोबारा आने का पता नहीं लगा था। वह कहता है कि वह जूही को दबोचकर किचन में ले आया था और उसने गैस को खोलकर जबरन उसका सिर गैस के सामने कर दिया था। खुद वह अपने साथ बैग में एक गैस मास्क लेकर गया था, इसलिए गैस का असर उस पर नहीं हुआ था। उसने पहले से ही उसका कत्ल यूं करने का इरादा किया हुआ था, इसलिए वह गैस मास्क और वहां के किचन के ताले की प्रकार की कई चाबियां साथ लेकर गया था। उनमें से कोई तो चाबी किचन के ताले को लग नहीं थी। लगी भी, बाकी काम आसान था। वह मर गई तो उसने उसे गैस के सिलेंडर के करीब डाल दिया और गैस खुली रहने दी। फिर उसने किचन की चाबी उसके एक दरवाजे के भीतर छोड़ी और अपनी किसी एक चाबी से दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से विदा हो गया। ओह, चौधरी का तुम्हारे फ्लैट में कत्ल कर चुकने के बाद उसने तुम्हारे ही फ्लैट से कमला को फोन किया था और कहा था कि क्योंकि कमला ने उसका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया था, इसलिए वह आत्महत्या करने जा रहा था। इस प्रकार उसने इतनी रात गए कमला को घर से निकाला और खुद फौरन अपने घर पहुंच गया। इस हरकत से उसे दो फायदे हुए। एक तो खुद कमला उसकी गवाह बन गई कि चौधरी की हत्या के समय के आसपास वह अपने घर पर था। दूसरे, हम लोग कमला पर यह शक कर बैठे कि वह चौधरी की हत्या कर चुकने के बाद बलराज सोनी के पास पहुंची थी। कत्ल की रात को ओबरॉय को वह छतरपुर बुलाने में कैसे कामयाब हुआ? वह कहता है कि ओबरॉय वह फार्म बेचना चाहता था। उसने ओबरॉय को कहा था कि उसने फार्म का एक ग्राहक तलाश कर लिया था जिससे वह फार्म पर ही ओबरॉय की फाइनल बात करवा सकता था। ओबरॉय नारायणा से झंडेवालान तक टैक्सी पर आया था। वहां से आगे
बलराज सोनी उसे अपनी कार में बिठाकर ले गया था। ओबरॉय की रिवॉल्वर उसके हाथ कैसे लगी? वह कोई बड़ी बात नहीं थी। ओबरॉय के घर बार में बलराज सोनी की हैसियत परिवार के ही एक सदस्य जैसी थी। ओबरॉय की कोठी में आने जाने पर उसे कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत सगे वाला बनता था वह ओबरॉय का। ऐसा सफेद खून वाला कहीं किसी का सगे वाला बन सकता है? हकीकतन नहीं बन सकता, लेकिन भ्रम तो पैदा कर ही सकता है। बहरहाल उसे यह मालूम होना कि ओबरॉय अपनी रिवॉल्वर कहाँ रखता था कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसे वहां से चुपचाप निकाल लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आई सी। तुम्हारी जानकारी के लिए कमला को ओबरॉय के जूही से ताल्लुकात की भनक भी बलराज सोनी से ही लगी थी, और उसी ने उसे यह कानूनी नुक्ता सुझाया था कि अगर वह अपने पति के किसी और स्त्री से नाजायज ताल्लुकात को साबित करके पति से तलाक हासिल करे तो प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तौर पर उसे ओबरॉय की संपत्ति का एक मोटा भाग मिल सकता था। इस काम के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाएं हासिल करने की राय भी कमला को उसी ने दी थी। उसी ने उसे यह भी समझाया था कि इस बात को गोपनीय रखने के लिए उसे किसी एकांत जगह प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलना चाहिए था। यानी कि कमला ने तुमसे छतरपुर के फार्म में 8 बजे मिलना उसी की शह पर तय किया था। यानी कि ओबरॉय की हत्या का अपराध थोपने के लिए कैंडिडेट के तौर पर कमला को उसने पहले से ही चुना हुआ था। जाहिर है। बहरहाल अंत बुरे का बुरा। दुरुस्त। अब अपनी प्रमोशन तो तुम पक्की समझो। कैसे पक्की समझो? वह तो तुम होने दोगे तो होगी। मतलब? उसने एक सशंक निगाह शैली भटनागर पर डाली और फिर दबे स्वर में बोला, जब तक मैं लेजर की उस दूसरी कॉपी की बाबत निश्चिंत न हो जाऊं, जो कि खातिर जमा रखो यादव साहब। मैं बीच में बोल पड़ा, ऐसी किसी कॉपी का अस्तित्व नहीं है। सच कह रहे हो? वह संदिग्ध भाव से बोला। हाँ। तुमने दूसरी कॉपी नष्ट कर दी है? दूसरी कॉपी थी ही नहीं। कमला ओबरॉय से मुलाकात का मौका हासिल करने के लिए उस बाबत मैंने तुमसे झूठ बोला था। ओह। उसने शांति की एक मील लंबी सांस ली। ओह, अब तो बन गए इंस्पेक्टर। हाँ, शायद। अब इंस्पेक्टर बनने की खुशी में एक मेहरबानी मुझ पर भी करो। क्या? मेरा अलेक्जेंडर से पीछा छुड़ाओ। वह तो मैंने उसे कहा है कि तुमने उसे कहा है कि मौजूदा हालात में मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। उसने मुझे बताया था ऐसा, लेकिन हो सकता है वह सिर्फ मौजूदा हालात में खामोश रहे। यादव साहब, मैंने 2 बार उस पर आक्रमण किया है और उसका 50,000 रुपया भी मारा है, इसलिए हो सकता है कि वह बाद में मेरी खबर ले। अब यह केस खत्म हो ही गया है। आने वाले दिनों में उसकी फिर से मुझ पर नजरें इनायत हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगा। तुम गारंटी करते हो ऐसा नहीं होगा? हाँ। तो मैं चैन की नींद सोऊं? हाँ, शुक्रिया। कमला अभी भी निजामुद्दीन थाने में है? नहीं, वो तो कब की रिहा की जा चुकी है। बलराज सोनी के गिरफ्तार होते ही मैंने उसको रिहा कर देने के लिए थाने फोन कर दिया था। गुड। उसके बाद महफिल बर्खास्त हो गई। कमला ओबरॉय से शादी से पीछा छुड़ाने के लिए आपकी खादिम को जो दांतों पसीने आए, उसको आपका खादिम ही जानता है। वो तो पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गई। वो तो अपने दिवंगत पति की 13वीं तक इंतजार करने को भी तैयार नहीं थी। आखिर मैं भी तो उसके रिहा होने का इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं भी तो हवालात में ही उससे शादी कर लेना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे समझा पाया कि उस जैसी खूबसूरत औरत का दर्जा तो ताजमहल जैसा होता था। ताजमहल भला किसी एक शख्स की मिल्कियत बन सकता था? उसकी अजीमो शान हस्ती से मुसर्रत हासिल करने का हक तो हर किसी को होना चाहिए था। हकीकत में मैं उसे कैसे समझाता कि मुफ्त में हासिल चीज की कहीं कीमत अदा की जाती है, और वह भी शादी जितनी बड़ी कीमत। बलराज सोनी की गिरफ्तारी के अगले दिन ही कमला का पोस्ट डेटेड चेक उसे वापस करके मैंने उससे 1,80,000 रुपए का बेयरर चेक हासिल कर लिया, जो कि फौरन कैश हो गया। आखिर अब वह 5 करोड़ की विपुल धनराशि की मालकिन का चेक था। अलेक्जेंडर से मैं कई दिन सशंक रहा, लेकिन मुझे उसकी या उसके किसी आदमी की कभी सूरत भी न देखनी पड़ी। यादव अपने वादे पर खरा उतरा था।
उसने वाकई अलेक्जेंडर से मेरा पीछा छुड़ा दिया था। जूही चावला के रिश्तेदार शिमले से आए और उसकी लाश क्लेम करके उसका दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करके वापस चले गए। उसकी मौत का मुझे सख्त अफसोस था। वह बेचारी खामखा मारी गई थी, खामखा गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गई थी। उस केस से मैंने कुल जमा 2,30,000 रुपए कमाए और मेरी वह कमबख्त सेक्रेटरी समझती थी कि मैं उसकी तनख्वाह भी कमाने के काबिल नहीं था। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।